गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जस्ट जो अपन ने पिछली क्लास पढ़ी थी उसके अंदर अपन ने सेलों के दो प्रकार के संयोजन पढ़ लिए थे। एक आपका होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक आपका होता है समांतर क्रम संयोजन। नेक्स्ट थर्ड अपन पढ़ रहे हैं मिश्रित संयोजन। जो मिश्रित संयोजन अपन पढ़ रहे हैं इसके अंदर जो अपन फॉर्मूले याद करेंगे वो केवल इसी डायग्राम के लिए याद कर लेंगे। आप तो मिश्रित संयोजन का ये स्टैंडर्ड ध्यान में रख लो और इसी के सारे आंसर्स आपको याद करने हैं। मिश्रित संयोजन क्या कह रहा है? ई आर ऐसे n सेल हैं जो कि एक लाइन के अंदर समान ध्रुवता के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, फिर वापस ई आर ऐसे n सेल दूसरी लाइन के अंदर भी समान ध्रुवता से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही n सेलों की तीसरी चौथी लाइन बनी हुई है और इन ए और बी के बीच में बनी हुई इन लाइनों की जो संख्या है वो है कितनी? m। ध्यान से बात सुनो बेटा, ए और बी के बीच में एक समान सेल है सारे, वो इस प्रकार जुड़े हुए हैं ताकि हर लाइन में कितने सेल हो? n सेल हो। और ऐसी कितनी लाइनें बनी हुई हो? m रो या m लाइनें बनी हुई हो। ये आपका हो गया मिश्रित संयोजन। अब इस संयोजन को बाहर अपन ने किसी बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से भी संयोजित कर रखा है। तो हमें क्या क्या चीजें ज्ञात करनी है? हमें मेनली चार चीजें ज्ञात करनी है। यहां पर सेलों की कुल संख्या, इस पूरे परिपथ का तुल्य विद्युत वाहक बल EEQ, इसका तुल्य आंतरिक प्रतिरोध REQ और इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I का मान। आप तो डायरेक्टली डायग्राम के अंदर ही इनके आंसर लिख लेना। और ध्यान से सुनो बेटा, सेलों की संख्या कितनी होगी? एक लाइन में कितने सेल हैं? n। तो दो लाइनों में कितने सेल होंगे? 2n। तीन लाइनों में कितने सेल होंगे? 3n। तो बताओ m लाइनों में कितने सेल होंगे? m इंटू n। तो यहां सेलों की संख्या कितनी होगी बेटा? m इंटू n के बराबर होगी। फॉर्मूला डायरेक्टली याद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब EEQ का मान कितना होगा? EEQ का मान कितना होगा? आप तो मेन डायग्राम ही बना लेना और डायरेक्ट आंसर लिख लेना। मैं आपको समझा रहा हूं, आपको डायग्राम चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, अगर इस एक लाइन के पूरे सेलों को हटा करके मैं एक ही सेल बना दूं तो बताओ इसका विद्युत वाहक बल कितना होगा? दिमाग लगाना। ER कितने सेल थे? n। तो इनका जो तुल्य विद्युत वाहक बल बनेगा वो बनेगा Ne और इनका तुल्य आंतरिक प्रतिरोध बनेगा क्या? Nr। इसी प्रकार जो दूसरी लाइन होगी उसका भी तुल्य विद्युत वाहक बल कितना बनेगा बेटा? Ne और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध क्या बनेगा? Nr। और ये कितने सेल्स हो गए? कितनी लाइनें बन गई? m लाइनें। तो लास्ट वाली लाइन का भी तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध Ne और Nr ही बनेगा। और ये जो आपके पास में लाइनें होगी वो कितनी थी? m लाइनें थी, यानी कि हमारे पास में Ne और Nr वाले कितने सेल बन गए? m सेल बन गए हैं। तो अब बताओ इन सब का तुल्य विद्युत वाहक बल कितना होगा? एक सेल का कितना है? Ne, दूसरे का भी Ne, तीसरे का भी Ne। और ये सारे सेल किसमें है बेटा? समांतर क्रम में है। तो चाहे कितने भी सेल हो इनका तुल्य विद्युत वाहक बल Ne के बराबर ही आएगा। अब दिमाग लगाना अगले में। तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना हो गया है? Nr, दूसरे का भी Nr। ऐसे ही कितने सेल जुड़े हुए हैं? m सेल जुड़े हुए हैं। याद करो, अगर सबका प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध R होता और n सेल समांतर क्रम में होते तो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध होता कितना? R/n। अभी सबका आंतरिक प्रतिरोध कितना है? Nr। और ऐसे कितने सेल हैं? m सेल हैं। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में कितना? Nr/m। Req बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में? Nr/m। ओके, नेक्स्ट। चलो वो डायग्राम में वापस से वही बना देता हूं, आप तो डायरेक्टली आंसर याद कर लेना। हर लाइन में n सेल्स थे और ऐसी कितनी लाइनें थी? m रोज या m लाइनें थी। हाँ बेटा, तो सुनो,
जो हमारे पास में सेलों की संख्या आई वो कितनी आई बेटा, m इंटू एन। ई क्यू का मान क्या आया, n इंटू ई, और आर ई क्यू का मान क्या आएगा, एन आर बटा एम। तो बताओ इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी। धारा का फॉर्मूला क्या था बेटा, ई ई क्यू, तो ई ई क्यू की जगह मैं लिख देता हूं क्या, एन ई बटा कैपिटल आर। लो बेटा ये हमारे पास में क्या बन गया, कैपिटल आर, और प्लस स्मॉल आर या आर ई क्यू की जगह क्या आएगा, एन आर बटा एम। ये होगी इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा। सारे फॉर्मूले एकदम अच्छे से लिख लो और इनको डायरेक्टली याद ही कर लेना। सेलों की संख्या एम एन, ई क्यू का मान एन ई, आर ई क्यू का फॉर्मूला एन आर बटा एम, और आई बराबर एन ई बटा कैपिटल आर प्लस एन आर बटा एम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनना, ये सारे फॉर्मूले आप लिख लोगे, अब ध्यान से सुनो। अधिकतम धारा की शर्त याद करनी पड़ेगी बेटा। अगर हम चाहते हैं कि इस बाह्य प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली ये जो धारा है आई वो अधिकतम रहे, तो अधिकतम धारा की शर्त ये है कि जो आपका बाह्य प्रतिरोध है कैपिटल आर, इस कैपिटल आर का मान पूरे परिपथ के आंतरिक प्रतिरोध आर ई क्यू का मतलब एन आर बटा एम के बराबर होना चाहिए। ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी, या हम चाहें तो इसको ये भी बोल सकते हैं कि एम कैपिटल आर का मान एन इंटू स्मॉल आर के बराबर होना चाहिए। कैसे भी याद कर लो, धारा नॉर्मल कितनी होगी, एन ई बटा कैपिटल आर प्लस एन आर बटा एम। अधिकतम धारा की शर्त क्या होगी, जो आपका ये बाह्य प्रतिरोध है कैपिटल आर वो पूरे परिपथ के तुल्य आंतरिक प्रतिरोध एन आर बटा एम के बराबर होना चाहिए, या हम बोल सकते हैं कि एम कैपिटल आर का मान एन इंटू स्मॉल आर के बराबर होना चाहिए। इस स्थिति में इस पूरे परिपथ के द्वारा बाह्य प्रतिरोध को प्रदान की गई धारा अधिकतम रहेगी। चलिए ठीक है बेटा, ये सारे फॉर्मूले आपको डायरेक्टली याद करने हैं। हाँ चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इस मिश्रित संयोजन से संबंधित मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। E बराबर है हमारे पास में 2 वोल्ट और R बराबर है हमारे पास में 0.5 ओम। सारे सेलों के लिए यही है, आप लिख लेना। सबके लिए E का मान 2 वोल्ट है और स्मॉल r का मान 0.5 ओम है। ऐसे एक लाइन में 10 सेल जुड़े हुए हैं। हर लाइन में कितने सेल जुड़े हुए हैं बेटा, 10। और जो आपके पास में इन लाइनों की संख्या है वो है 6। 10-10 सेलों की 6 लाइनें इस प्रकार से जुड़ी हुई है और बाह्य प्रतिरोध है हमारे पास में कैपिटल R बराबर 20 ओम। तो हमें वापस से वही सारी चीजें ज्ञात करनी है। क्या क्या चीजें ज्ञात करनी है, सुनो बेटा। पहली चीज सेलों की संख्या। तो बताओ सेलों की संख्या का फॉर्मूला क्या था, m इंटू एन, यानी कि 6 इंटू 10। सेलों की संख्या हमारे पास में कितनी हो जाएगी बेटा, 60। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, इस पूरे परिपथ का ई क्यू कितना होगा, बताओ बेटा। ई क्यू का फॉर्मूला क्या था, ई क्यू बराबर था हमारे पास में एन इंटू ई। एन का मान कितना है, 10, और ई का मान 2, तो ये हमारे पास में आ जाएगा कितना, 20 वोल्ट। पूरे परिपथ का तुल्य विद्युत वाहक बल कितना होगा, 20 वोल्ट। नेक्स्ट, आर ई क्यू बराबर कितना था बेटा, एन आर बटा एम। आर ई क्यू बराबर कितना था, एन आर बटा एम। तो बताओ एन का मान कितना है, 10, आर का मान कितना है, 0.5। तो 10 गुणा 0.5 कितना हो गया बेटा, 5, डिवाइडेड बाई एम का मान कितना है, 6। तो आर ई क्यू का मान हो जाएगा 5/6 ओम। तो बताइए इस बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर बराबर 20 ओम में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी। कोई दिक्कत नहीं है, धारा हम ज्ञात कर सकते हैं, ई क्यू अपॉन कैपिटल आर प्लस आर ई क्यू। तो ई क्यू का मान कितना हो गया बेटा, 20 बटा कैपिटल आर का मान 20 और प्लस ये क्या हो गया, 5/6। इसको आप सोल्व करके आंसर निकाल लेना, वही इस बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर से प्रवाहित होने वाली धारा होगी। चलिए बेटा, तो ये हमने पढ़ लिया सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन कितने प्रकार का होता है बेटा, 3 प्रकार का होता है। एक आपका होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक आपका होता है समांतर क्रम संयोजन, और ये अपन ने पढ़ लिया मिश्रित संयोजन। सबके फॉर्मूले अपने को ऐसे की ऐसे याद होने चाहिए। चलिए बेटा ठीक है। नेक्स्ट, अगला टॉपिक, व्हीटस्टोन ब्रिज। हाँ बेटा,
व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है और वो किस प्रकार से काम करता है। सिंपल सा टॉपिक है, आपने 12th क्लास के अंदर पढ़ा भी है। देखो बेटा, व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर इस प्रकार से हमारे पास में 4 प्रतिरोध जुड़े हुए होते हैं। ये मान लो आपका बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। 4 प्रतिरोध P, Q, R और S यहां पर जुड़े हुए होते हैं। इस वाली विकर्ण के अंदर एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ होता है और यहां हमारे पास में एक बैटरी और एक कुंजी भी जुड़ी हुई होती है। ठीक है, एक सिंपल सा डायग्राम बना लेना। और व्हीट स्टोन ब्रिज क्या कहता है, यदि P अपॉन Q का मान R अपॉन S के बराबर हो तो इस गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा मान लो कितनी है, Ig, तो इस Ig का जो मान होगा वो हमारे पास में 0 होगा। बस आप तो ये 2 बातें याद कर लो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है, ध्यान से सुनो। गैल्वेनोमीटर व्हीट स्टोन ब्रिज आप पहचान जाओगे। इस प्रकार से 4 प्रतिरोध होना चाहिए और बीच में गैल्वेनोमीटर या यहां पर कोई दूसरा प्रतिरोध भी आ सकता है, वो प्रतिरोध यहां पर जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर P अपॉन Q का मान R अपॉन S के बराबर दिख रहा हो तो आप कह देना कि इस बीच वाले गैल्वेनोमीटर या यहां जुड़े हुए प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। और जिस चीज में धारा प्रवाहित नहीं होगी हम चाहे तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते समय उसको परिपथ से हटा सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट उल्टा भी यूज होता है, यानी कि पहले हमें यह दिया हुआ होता है कि Ig का मान क्या है, 0, तो इसी को उल्टा बोल दो। यदि Ig का मान यानी कि इस वाली विकर्ण में प्रवाहित होने वाली धारा का मान 0 हो, यहां कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो, तो निश्चित रूप से P अपॉन Q का मान R अपॉन S के बराबर होता है। बस 2 बातें हैं, यदि पहले से P अपॉन Q बराबर R अपॉन S दिया हुआ हो तो तुम कह देना कि बीच में प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना होगा, 0। और यदि पहले से बीच में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या दिया हुआ हो, 0, तो तुम कह देना कि निश्चित रूप से P अपॉन Q का मान R अपॉन S के बराबर रहेगा। चलिए ठीक है, छोटा सा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। हाँ बेटा, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर हमारे पास में एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है 10 ओम और यहाँ हमारे पास में प्रतिरोध जुड़ा हुआ है 6 ओम। यहाँ हमारे पास में प्रतिरोध जुड़ा हुआ है 20 ओम और यहाँ हमारे पास में प्रतिरोध जुड़ा हुआ है X। ठीक है बेटा, चलिए पहला क्वेश्चन, यदि Ig बराबर 0 हो तो x का मान कितना होगा। यदि Ig का मान कितना हो, 0, तो x का मान कितना होगा। सिंपल, अगर Ig का मान 0 दिया हुआ है तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि P अपॉन Q का मान R अपॉन S के क्या रहेगा, बराबर। तो चलो इस स्थिति में हम क्या बोलेंगे, 10/6 बराबर 20/x, या इसको आप सोल्व करोगे तो x बराबर हमारे पास में आ जाएगा कितना, 12 ओम। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो सेकंड क्वेश्चन, इसी का डायग्राम चेंज कर लो वापस से, वही Ig का मान 0 दिया हुआ है तो हमें x का मान ज्ञात करना है। लेकिन इस बार ये जो आपके पास में x है वो यहाँ जुड़ा हुआ है और यहाँ पर 4 ओम का प्रतिरोध इसके साथ श्रेणी क्रम में और जुड़ा हुआ है। चलिए ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है वापस से, 10 ओम, 6 ओम, 20 ओम और x और 4 ओम दोनों किसमें हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या किया करो, जब व्हीट स्टोन ब्रिज की 4 भुजाएं होती हैं, चारों भुजाओं में एक एक प्रतिरोध ही जुड़ा हुआ हो, तब तो डायरेक्टली P अपॉन Q बराबर R अपॉन S कर दिया करो। अगर किसी भुजा में एक से ज्यादा प्रतिरोध हो, जैसे मान लो इन 3 में तो एक एक प्रतिरोध ही है लेकिन इसमें एक से ज्यादा प्रतिरोध है, तो उस भुजा का पहले तुम क्या निकाल लिया करो, तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया करो। तो फॉर एग्जाम्पल इस भुजा का तुल्य प्रतिरोध अभी कितना आएगा, 4 + x ओम के बराबर आएगा। तो अब हम x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, पहले इस भुजा का तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया और वापस कॉन्सेप्ट लगाओ, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S, यानी कि 10/6 बराबर 20/4 + x। तो बताओ
ये हो जाएगा हमारे पास में कितना 2, क्रॉस गुणा करो 4 + x बराबर 12 या x बराबर हमारे पास में आंसर आ जाएगा इसका कितना 8 ओम। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में सेम वही चीज है, लेकिन यहां पर जो आपका x जुड़ा हुआ था वो तो था ही, और उसके साथ में समांतर क्रम में हमने एक तुल्य प्रतिरोध और जोड़ दिया, समांतर क्रम में एक प्रतिरोध और जोड़ दिया है कितना 40 ओम। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। 10 ओम, 6 ओम, 20 ओम, और यहाँ x और 40 दोनों किसमें है समांतर क्रम में। वापस से IG का मान कितना दे रखा है 0, तो बताओ x का मान क्या होगा। कोई बात नहीं, 10, 6 और 20 को छोड़ दो और इन दोनों का क्या निकाल लो तुल्य प्रतिरोध। बताओ बेटा इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा 40x/40 + x। समझ में आ गई होगी बात। x और 40 दोनों समांतर क्रम में हैं, तो दो प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का आंसर क्या होता है बेटा R1R2/R1 + R2, तो 40x/40 + x। अब हमारा कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, बताओ क्या होना चाहिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देना। 10/6 बराबर 20 बटा यहाँ कितना आ जाएगा 40x/40 + x। ये कितना बना 2। चलिए क्रॉस गुणा करो, ये तो ऐसे कैसे रह जाएगा 40x/40 + x और बराबर में कितना आ जाएगा 12। यहाँ हमारे पास में बच जाएगा कितना 3, और ये हमारे पास में कितना बच जाएगा 10। तो दिमाग लगाओ 10x बराबर 3 से गुणा करो, ये हो जाएगा 120 और प्लस 3x, काटपीट के सोल्व कर लेना, ये आंसर आएगा। अच्छा बेटा, तो 3x इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 7x बराबर कितना आ जाएगा 120, या x बराबर आ जाएगा 120/7 ओम। x बराबर कितना आ जाएगा 120/7 ओम। यहां से अपन इसको सोल्व करके x का मान निकाल सकते हैं। ये होता है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके नेक्स्ट, जैसा हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, सेम वैसी ही एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं क्या मीटर सेतु या मीटर ब्रिज। मीटर सेतु के अंदर इस प्रकार से कॉपर की पत्तियों के बीच में एक परिपथ जुड़ा हुआ होता है। ये कॉपर की 3 पत्तियां लगी हुई होती है, ये आपका होता है A, ये होता है आपका B। इस A और B के बीच में यहाँ एक तार जुड़ा हुआ होता है, यहाँ एक प्रतिरोध बॉक्स या कोई भी प्रतिरोध जुड़ा हुआ होता है, यहाँ अज्ञात प्रतिरोध S जुड़ा हुआ होता है जिसका मान हमें ज्ञात करना होता है। इस बिंदु को अपन ने बोल दिया C, तो यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर और उसके साथ में एक जॉकी जुड़ी हुई होती है। ठीक है, यहाँ पर एक बैटरी और एक स्विच भी जुड़ा हुआ होता है। इस परिपथ को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। पहले व्हीटस्टोन ब्रिज का आप कॉन्सेप्ट समझ लो, और कॉन्सेप्ट बाद में समझना। आप सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज समझो, जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, आजकल नीट के एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, तो इस बात का एकदम अच्छे से ध्यान रखना। 2 बातें बोल रहा हूं मैं। पहली बात, जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसका ये जो तार होता है, इस तार की लंबाई 1 मीटर होती है। ये मैग्नीन या नाइक्रोम नामक मिश्र धातु का बना हुआ होता है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक समान होता है। चौथी चीज, इसकी प्रतिरोधकता उच्च होती है और इसका ताप गुणांक अत्यंत कम या नगण्य होता है। वापस ध्यान दो बेटा, मीटर सेतु का जो तार लगा हुआ होता है, उस तार की क्या क्या प्रॉपर्टीज या क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। लंबाई 1 मीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक समान, मैग्नीन या नाइक्रोम नामक मिश्र धातु का बना हुआ होता है, और प्रतिरोधकता रो जो होती है उसका मान उच्च होता है, और ताप गुणांक का मान बहुत कम या नगण्य होता है। अच्छा, दूसरी चीज आप लिख लो चाहो तो इस चीज को। दूसरी चीज, जब भी हम मीटर सेतु को सोल्व करके अज्ञात प्रतिरोध S ज्ञात करना चाहते हैं, तो जो हमारा शून्य विक्षेप बिंदु होना चाहिए, मान लो ये शून्य विक्षेप बिंदु है आपका कितना D, A से लेकर D तक की इस लंबाई को हम बोलते हैं क्या L। तो इधर वाली जो लंबाई बचेगी वो हमारे पास में बचेगी कितनी 100 - L, क्योंकि टोटल लंबाई कितनी है 100 सेंटीमीटर। तो साइड में लिख लो चाहे, ये जो शून्य विक्षेप बिंदु होना चाहिए वो हमेशा
तार के लगभग मध्य क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र का मतलब है 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच में ही प्राप्त होना चाहिए। उस स्थिति में एस का जो मान होता है उसमें बहुत कम त्रुटि होने की संभावना रहती है। मीटर सेतु तार की क्या क्या विशेषताएं होती हैं साइड में लिख लेना और अच्छे से याद कर लेना। और जो आपका शून्य विक्षेप बिंदु है वो लगभग कहाँ प्राप्त होना चाहिए, मध्य में, ताकि एस की गणना में होने वाली त्रुटि न्यूनतम रहे, उसमें बहुत ही कम त्रुटि होने की संभावना हो। चलिए नेक्स्ट, अब अपन बात करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में, ये किस प्रकार से काम करता है। एक्चुअल में अगर हम इस प्रतिरोध बॉक्स से एक प्रतिरोध बाहर निकाल ले कितना आर, यानी कि यहाँ कितना प्रतिरोध जोड़ दें आर, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट गैप या बायां गैप, और ये दायां गैप जो है राइट गैप, उसमें कितना प्रतिरोध जुड़ा हुआ है एस। यहाँ पर संतुलन लंबाई कितनी है एल, तो उधर कितनी बचेगी 100 माइनस एल। इस स्थिति के अंदर व्हीटस्टोन सेतु क्या कहता है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट याद कर लो। व्हीटस्टोन सेतु के लिए शून्य विक्षेप की स्थिति में R अपॉन L का मान S अपॉन 100 माइनस L के बराबर होता है। बस आप तो व्हीटस्टोन ब्रिज का ये कॉन्सेप्ट याद कर लेना। इधर का प्रतिरोध बटा इधर की लंबाई, यानी कि R अपॉन L का मान हमेशा उधर का प्रतिरोध बटा उधर की लंबाई, यानी कि S बटा 100 माइनस L के बराबर होता है। यहां से सोल्व करके हम व्हीटस्टोन ब्रिज का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं अपन लोग, नया डायग्राम बना लेना आप। यहां हमने एक प्रतिरोध बाहर निकाल रखा है कितना 6 ओम, यहां एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है कितना S, और ये जो हमें शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त हो रही है वो हमें प्राप्त हो रही है 44 सेंटीमीटर पर। L का मान हमें कितना दे रखा है बेटा 44 सेंटीमीटर। तो बताइए इस S का मान कितना होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर इधर की लंबाई L का मान 44 सेंटीमीटर है तो ये जो लंबाई बचेगी वो 100 माइनस L, यानी कि 100 माइनस 44 कितनी बचेगी बेटा 56 सेंटीमीटर बचेगी। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, इधर का प्रतिरोध 6 बटा इधर की लंबाई 44 बराबर उधर का प्रतिरोध S बटा उधर की लंबाई 56। इसको सोल्व करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, यानी कि S बराबर क्या आ जाएगा 56 गुणा 6 बटा 44। इसको काट पीट के सोल्व कर लेना और सोल्व करके हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो ही अज्ञात प्रतिरोध S का मान होगा। ये जो चीज होती है इसको हम बोलते हैं मीटर सेतु का परिपथ, और यहां से हम किसी भी अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात कर सकते हैं।